हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन वीडियो फिनिश कर लिया होगा। अब टाइम है पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने का। पीवाईक्यू सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो तो एग्ज़ाम हॉल में आपके काम दो चीज़ें आती हैं, आपका कॉमन सेंस और आपका कॉन्फिडेंस। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग रही एग्ज़ाम हॉल में तो आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो कॉमन सेंस और कॉन्फिडेंस दो चीज़ चाहिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल गांठ मान लो, कमेंट में लिख दो 2 बार, कॉमन सेंस प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो अप्रोच होगा इसको सॉल्व करने का पीवाईक्यू इसको, वो भी यही होगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? अगर आपने एक बार अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, एक बार अच्छे से जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उनको पढ़ ली, ठीक है, और तभी आपको ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्स को एक बार अच्छे से कॉन्फिडेंट हो आपके, आपने पढ़ लिया है, तो आप कॉमन सेंस से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपका जो कोर है, जो बेसिक नॉलेज है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि बिना कुछ पढ़े भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ ऐसे हैक्स बताने लगे हैं आजकल यूट्यूब पे, कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसी एलिमिनेशन ट्रिक बताने लगे हैं कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो फिर भी वो कर सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा है चीज़ें, जो स्टैंडर्ड चीज़ें, सबको जो चीज़ें आती हैं वो अगर आपको आता है, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा हिडन फैक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यू जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यस, मैंने आज की मैराथन वीडियो देख ली है, या फिर मैंने एक बार स्टैंडर्ड सोर्स से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बस डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, यार ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, ऐसे सवाल मन में नहीं आने देने हैं। और याद रखना, जब कोई भी क्वेश्चन देखो तो याद रखना कि आपको आंसर इस स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा, आंसर इन स्टेटमेंट से निकलेगा। अक्सर यूपीएससी ये ब्लैक वाले पोर्शन में ऐसी चीज़ें लिखता है सबसे ऊपर, जिससे आप डर जाते हो क्वेश्चन में, और जबकि आंसर निकलना यहाँ से होता है। ठीक है, नीचे वालों से, ऑप्शन से, क्योंकि एलिमिनेशन तो यहीं पे होगा। तो हमेशा पूरे क्वेश्चन को एज अ होल लिया करो, देख के डरा मत करो ऊपर तो बिल्कुल अननोन चीज़ लिख दी, ऐसा क्या है ना। तो हम क्वेश्चन को एज अ होल लेंगे और डरेंगे नहीं क्वेश्चन देख के, और देखेंगे आंसर्स निकलते हैं कि नहीं। ठीक है, कोई एलिमिनेशन ट्रिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, प्योर कॉमन सेंस से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं आंसर आते हैं कि नहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, अंडर द रियोटवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलमिटीज़। अब देखो, ये रियोटवारी सेटलमेंट आपको पढ़ाई होगा आपने। ठीक है, एक रेवेन्यू कलेक्शन मेथड है, दिया ही हुआ है कि रियोटवारी सेटलमेंट क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन मेथड है। इस मेथड के तहत अगर कोई पीजेंट है, उसकी क्रॉप फेल हो जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, या उसकी हार्वेस्ट बैड हो जाती है, ठीक है, तो उसको रेवेन्यू पेमेंट नहीं करना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इतनी ही अच्छी थी तो उसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ कि वो किसानों का रेवेन्यू माफ़ कर दे रही है नेचुरल कैलेमिटीज़ आने पे? आपको लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी अच्छी गवर्नमेंट थी? भले ही कैसे भी रिफॉर्म लाए हों उन लोगों ने, मगर कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पीजेंट से रेवेन्यू पेमेंट माफ़ कर दी हो बैड हार्वेस्ट में, नेचुरल कैलेमिटीज़ में, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कोई वेलफेयर स्टेट तो है नहीं वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। तो 1 तो अपने आप गलत हो गया। करेक्ट पूछा हुआ है, कौन से करेक्ट है, तो 1 तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, यानी कि ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, ए और सी तो बिल्कुल ही कट गया। राइट, ए हो गया, सी हो गया, ये दोनों तो नहीं हो सकते बिकॉज इसमें 1 दिया हुआ है। अब देखते हैं सेकंड सही है कि नहीं। तो अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर फिक्स डेट। अगर फिक्स डेट से पहले ज़मींदार अपना रेवेन्यू पे करने में फेल हो गया तो ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ज़मींदारी। ठीक है, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ज़मींदारी, ज़मींदारी से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सेंस बना रहा है, ये ब्रिटिशर्स वाली बात हुई कि हाँ, अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको ज़मींदारी से रिमूव कर दिया जाएगा, तो ये सही हो सकता है। राइट, यही सेंस बनता है, यही ब्रिटिशर्स ऐसे ही करते ही थे एक्सप्लॉयटेशन। राइट, और दोनों चीज़ों में ये भी देखना कि ये स्टेटमेंट इसका कितना अपोजिट है। एक में तो सीधे सीधे ज़मींदारी ले ले रहे हो और एक में कह रहे हो कि आपका रेवेन्यू माफ़ कर देंगे, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एक ही सही होगा,
और ज़्यादा सही यही लग रहा है। तो इस तरह कॉमन सेंस से अगर आपको रियोटरी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट मान लो एग्जाम प्रेशर में भूल भी गया क्या है, तो भी इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आप कॉमन सेंस लगा के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑल्दो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये रियोटरी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है, तो इस साल इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इनकी डिटेल एक बार देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देख लो। परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तो पता ही है, ठीक है। और कौन कौन से रीजन में स्टार्ट हुआ था परमानेंट सेटलमेंट? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मद्रास, नॉर्दर्न मद्रास वाले रीजन में, ठीक है। इन सब जगहों पे परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स खुद ज़मींदार ही होते थे, राइट। रेवेन्यू कलेक्टर्स कौन होते थे इसमें? ज़मींदार ही होते थे, राइट। और ज़मींदार को ही लैंड ओनर बोला जाता था। लैंड ओनर वही होते थे, जो ज़मींदार होते थे वही लैंड ओनर होते थे, राइट। इन्हीं को ड्यूटी दी गई थी कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। और रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। रेवेन्यू को क्या किया गया था? परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया गया था, राइट। ये चीज़ें याद रखना। तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ था? इसकी वजह से एक क्लास ऑफ लॉयल ज़मींदार्स हो गया था, क्लास ऑफ लॉयल लैंडलॉर्ड्स, लॉयल लैंड ओनर्स, जो ब्रिटिशर्स को लिए लॉयल थे, हर 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 संघर्ष में ब्रिटिशर से काम आते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से, क्योंकि ज़मींदारों को पता है कि हमें तो कुछ भी हो जाए रेवेन्यू लेना ही है, तो इस वजह से ज़मींदारों ने ज़मीन की डेवलपमेंट पे ध्यान देना छोड़ दिया, यानी कि नेग्लेक्टेड, ज़मींदार ने क्या किया? नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट थे परमानेंट सेटलमेंट के। इतनी चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। रियोटरी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? रियोटरी सेटलमेंट ये स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड। इनके नाम याद रखना, ठीक है, इनके नाम याद रखना। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के कौन से एरिया में स्टार्ट किया था? मद्रास, बॉम्बे एंड पार्ट्स ऑफ आसाम, ठीक है। इसमें रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता था? रेवेन्यू कलेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बट किससे लेते थे? फ्रॉम रियॉट्स, यानी कि जो कल्टीवेटर्स थे, जो कल्टीवेशन कर रहे थे, डायरेक्टली उनसे ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है। ये नहीं किसी ज़मींदार को भेजना कलेक्ट करने के लिए, खुद ब्रिटिशर जा रहे हैं, जो खेती कर रहा है, जो कल्टीवेटर कर है, जो रियॉट है, उससे कल्टीवेशन, उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो लैंड ओनर्स थे, कल्टीवेटर्स ही इसमें लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार नहीं थे। इसमें लैंड ओनर्स कल्टीवेटर को ही माना गया, डायरेक्टली हम उन्हीं से रेवेन्यू लेंगे, ठीक है। और इनका जो रेवेन्यू था वो भी फिक्स था, रेवेन्यू इसमें भी फिक्स था, लेकिन पीरियडिकली रिवाइज होता रहता था, ठीक है। फिक्स्ड बट पीरियडिकली रिवाइज्ड, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से एक फ़ायदा था, कल्टीवेटर्स को लैंड राइट्स मिल गए थे, कल्टीवेटर्स को लैंड राइट्स मिल गए थे। क्या पता ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गिव कल्टीवेटर्स द लैंड राइट्स, तो रियोटरी सिस्टम, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्टुगीज? अहमद शाह, महमूद बेगहरा, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह, ठीक है। अब अगर आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जिसमें पोर्टुगीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, उस वाले चैप्टर को अगर पढ़ा है या आज का मैराथन देखा है, तो आपने इनमें जो सबसे कॉमन नाम पढ़ा होगा वो बहादुर शाह का ज़रूर पढ़ा होगा एक ना एक बार, ठीक है। ये नाम आपकी आंखों के सामने से गुजरा है, बस इतना ही काफ़ी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। अगर ये नाम एक बार आप आंखों के सामने से गुजर गया तो भरोसा रखो कि यही आंसर है इस चैप्टर में। क्या बहादुर शाह का नाम एक बार भी आया था? यस, आया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे फेमस इनमें से कौन है? बहादुर शाह ही है। तो बहादुर शाह जिसने पोर्टुगीज़ के साथ क्या की थी? ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करी थी, राइट। इसके बारे में पढ़ा है आपने, बहुत फेमस है। अब अगर यही सब नहीं पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन गलत होंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आपने अहमद शाह का पढ़ा, महमूद बेगहरा का पढ़ा, मोहम्मद शाह का पढ़ा? कहीं और पढ़ा होगा, बट इस चैप्टर में बहुत रेयरली आपको कहीं इनका नाम सुनाई देगा। बहादुर शाह बहुत फेमस नाम है, ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, 1534 में की, जिसमें इसने पोर्टुगीज़ को अलाउ किया कि जाके आप ड्यू पे फोर्ट वगैरह बनवा सकते हो अपने मिलिट्री सपोर्ट के लिए। तो ट्रीटी ऑफ बसीन बाई बहादुर शाह याद रखना। अच्छा, ये बहादुर शाह था कौन?
बहादुर शाह एक्चुअली ये मुगल्स वाले बहादुर शाह नहीं थे, ये गुजरात सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी चलती थी? मान लो फिर से इन पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 2023 में आया हुआ है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। गुजरात सल्तनत की मुजफ्फरीद डायनेस्टी थी, मुजफ्फरीद डायनेस्टी, ठीक है, बहादुर शाह की। तो ये उसके थे, और इन्होंने सरेंडर किया था डीयू को पोर्टुगीज़ के लिए। ही वॉज सुल्तान ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात सल्तनत के सुल्तान थे मुजफ्फरीद डायनेस्टी के। तो इनके ऊपर एक्चुअली हुमायूं का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। किसका प्रेशर था? हुमायूं का प्रेशर था बहुत ज़्यादा। जो मुगल एम्परर हुमायूं थे उनका प्रेशर था। इस वजह से ये लगातार पोर्टुगीज़ का सपोर्ट लेते रहते थे अगेंस्ट हुमायूं, और इसी चक्कर में इन्होंने पोर्टुगीज़ को अपने डीयू वगैरह दे दिया, वहाँ पे फोर्ट वगैरह बना लो आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना इनके बारे में। तो बहादुर शाह इस तरह से आपको कॉमन सेंस याद है। पढ़ाई नहीं की अगर आपने, तो अब कैसे पता रहेगा कि बहादुर शाह मेरी आंखों के सामने गुजरा है? एक बार पढ़ाई अगर की अच्छे से तो आपको पता रहेगा कि बहादुर शाह, मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाले चैप्टर में इनका नाम पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, एक और बहादुर शाह थे, उनसे कन्फ्यूज़ नहीं करना है, वो बहादुर शाह 1 थे। बहादुर शाह 1, जिनका नाम आप लेटर मुगल्स में पढ़ते हो, लेटर मुगल्स में इनका नाम पढ़ते हो ना। ये औरंगज़ेब के बेटे थे, ठीक है, लेटर मुगल्स में। इनका नाम शाह आलम 1 भी है, शाह आलम 1। तो इनसे कंफ्यूज मत करना इस बहादुर शाह को, ये गुजरात के सुल्तान है, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। इसमें तो कुछ बताना है ही नहीं, इतने ज़्यादा कॉमन फैक्ट है, ये तो कर ही लोगे, राइट। और ये जो है आपके शायद मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन नहीं है, मैंने पॉलिटी के लेक्चर्स में कवर किया है। तो जब पॉलिटी का लेक्चर आएगा कल, उसमें आपको ये सारे एक्ट्स वगैरह भी कवर करवा दिए जाएंगे, राइट। तो डोंट वरी। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, Alexander Ray, A.H. Longhurst, Robert Seville, James Burgess, Walter Elliot were associated with archaeological excavation, establishment of English press in colonial India, establishment of churches in princely state, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। अब ये क्वेश्चन देख के आपने इतना ही पढ़ा और आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि इनमें से एक भी नाम सुना हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बादल फट गया और बिजलियाँ गिर गई, क्योंकि इनमें से एक भी नाम सुना ही हुआ नहीं है, ठीक है। मगर याद रखना कि आंसर यहाँ से नहीं निकलेगा, ये आप पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया गया है। आंसर इन चारों में से निकलेगा, ठीक है। तो इन चारों पे ध्यान दो आप, ठीक है, इन चारों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। कैसे ध्यान देने की ज़रूरत है? इसमें ऑप्शन पढ़ो, कुछ नाम दिए हैं और लिखा है कि ये लोग किस चीज़ से एसोसिएटेड थे। सबसे पहली बात, ऑप्शन बी को देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया। अब आपने क्या मॉडर्न हिस्ट्री में इंग्लिश प्रेस के बारे में नहीं पढ़ा है? और जब आपने इंग्लिश प्रेस पढ़ा तो आपने तरह तरह के नाम पढ़े होंगे, जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी के बारे में पढ़ा होगा आपने चार्ल्स मेटकाफ के बारे में पढ़ा होगा, और भी बहुत से नाम पढ़े होंगे इंग्लिश प्रेस के रिगार्डिंग। बट क्या इनमें से एक भी नाम आपके सामने आया था उस वक्त पढ़ते वक्त? ये तो बिल्कुल अननोन से नाम है ना। और इंग्लिश प्रेस तो आपने काफ़ी अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, तो जब ये नाम आपके सामने से आए नहीं, अगर आपने इंग्लिश प्रेस पढ़ा है तो इनमें से एक नाम तो सामने आता है आपके, है ना, एक तो याद रहता है। ऐसा थोड़ी पांचों नाम एकदम ही आ गए अचानक से इंग्लिश प्रेस से और आपने पता नहीं किसके नाम पढ़ रखे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो बी ऑप्शन तो नहीं ही होगा, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इंग्लिश प्रेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी मेरी है ठीक ठाक। तो ये नाम इंग्लिश प्रेस रिलेटेड तो नहीं हो सकते, ठीक है। ऑप्शन डी देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज भी आपने ठीक ठाक पढ़ा है, लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज़ के बारे में पढ़ा है। इसमें मैक्स टू मैक्स आपने कैनेडी का नाम और पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी इन सब का नाम कहीं नहीं है। इतने फेमस होते अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन, तो इनका नाम भी हिस्ट्री की बुक में लिखा होता, लेकिन कहीं नहीं लिखा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे के आसपास लॉर्ड डलहौजी का जिक्र आता है, कहीं कहीं कैनेडी का जिक्र आता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस यहीं से कट गए। ऐसे कॉमन सेंस लगाया करो खुद पे। मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब मैंने इंग्लिश प्रेस पढ़ा तो मैंने इन चारों का नाम नहीं पढ़ा, जब मैंने रेलवेज पढ़ा तो मैंने इन चारों का नाम नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब बचे दो। अब इन दोनों में से मोस्ट सेंसिबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है? एक तो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट। एक तो बात हो रही है प्रिंसली स्टेट्स की, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, उसमें भी चर्चेज बनवाए। अब प्रिंसली स्टेट्स में कौन चर्चेज बनवा रहा है, उस पर यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर चर्चेज बनवाए जा रहे हैं, ठीक है। उनमें इन चारों नामों, क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि प्रिंसली स्टेट्स ने किसने किसने चर्चेज बनाए उसके नाम याद रखो? तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा?
ठीक है। तो इस वजह से ये चर्चेज वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि ये तीनों ही गलत हो गया। अब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन बचा, तो ये थोड़ा लॉजिक होता है। हो सकता है इन लोगों ने कोई एक्सकेवेशन किया हो और आपने इनका नाम मिस हो गया हो, क्योंकि आप एक्सकेवेशंस के नाम तो पढ़ते नहीं हो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह का ज़्यादा, तो हो सकता है ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट हो, एक्सकेवेशन किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये आंसर सही होगा और आप इसी के साथ जाओ। इन क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल मत, देख के डरना मत। ठीक है, छोड़ना वही जो मैं बताऊंगा, जो बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड आ गए ना, जहाँ कुछ दिमाग नहीं लगे, वो छोड़ देना। बट पहले अपना पूरा कॉमन सेंस अप्लाई किया करो। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस था, 100% डुएबल था इन एग्जाम हॉल, अगर आपने दो चीज़ें यूज़ की होती। नंबर 1 कॉमन सेंस और नंबर 2 कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप ये चारों पांचों नाम देख के डरे नहीं और आपको भरोसा था कि यहाँ से आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू अप्रोच द पेपर। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक एलिमिनेशन ट्रिक और हैक्स इन इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स 2022 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा वेट अ मिनट, यहाँ पे क्योंकि हमने बात की इंग्लिश प्रेस की, ठीक है, और रेलवेज़ की, तो ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। तो आई थिंक हो सकता है इंग्लिश प्रेस रिलेटेड या रेलवेज रिलेटेड फिर से कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको थोड़ी बहुत इन्फो मैं दे देता हूँ। सबसे पहले रेलवेज़ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लो। रेलवेज़ का फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे, राइट। ये 1848 से 1856 तक, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने के पहले यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है क्योंकि इन्होंने रेलवे पॉलिसी ऑफ 1853 यही लेकर फॉर्मुलेट किया था ना। ठीक है, रेलवे पॉलिसी ऑफ 1853 इन्होंने ही फॉर्मुलेट करी थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इनकी वजह से ही पूरा रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। अब कुछ नाम याद रख लो रेलवेज़ के रिलेटेड, क्या पता इस बार रेलवे वालों के नाम सच में दे दें, तो कुछ नाम पता होने चाहिए आपको। ठीक है, रॉलैंड मैकडोनाल्ड स्टेफेंसन। ठीक है, इनका नाम याद रख लो। नेक्स्ट इज एक जॉन बर्कले करके हैं। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना। इन्होंने जो मुंबई थाने वाली लाइन ना, मुंबई थाने वाली लाइन इन्होंने ही बनाई थी, मुंबई थाने वाली जो रेलवे लाइन है। ठीक है, जॉन बर्कले ने, जॉन बर्कले ऐसे करके इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट इज आर्थर कॉटन। आर्थर कॉटन, वैसे तो ये इरिगेशन के लिए बहुत फेमस है, बट इनका रेलवेज़ में ट्रेड के लिए बहुत योगदान था। रेलवेज़ को ट्रेड के लिए प्रमोट करने में इनका योगदान था बहुत ज़्यादा, रेलवेज़ फॉर ट्रेड। ठीक है, एंड फ्लड कंट्रोल वगैरह के लिए। लास्टली मेजर कैनेडी, मेजर कैनेडी। ठीक है, इन्होंने वेस्टर्न घाट्स वाले सेक्शन में रेलवेज़ को डेवलप किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना इनके नाम, रेलवेज़ का क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक, और नेक्स्ट हम प्रेस की बात अगर करें तो प्रेस में सबसे ज़्यादा बड़ा नाम किसका है? जेम्स अगस्टस हिकी, इनका नाम सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि यही जो है इंडिया के फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा था। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन्होंने ही लिखा था, सबसे पहला वाला, राइट। और इनका जो पहला पेपर था उसका नाम क्या था? बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट, राइट। कब लिखा था? 1780 में। ठीक है, कलकत्ता से। तो इनका नाम याद रखना, और ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज इनका नाम एक दो नाम और देख लो प्रेस में। एक तो थे आपके विलियम बोर्ड्स। ठीक है, विलियम बोर्ड्स का याद रखना। दूसरा जेम्स सिल्क, जेम्स सिल्क बकिंघम का नाम याद रखना। ठीक है, और चार्ल्स मेटकाफ का तो याद रखोगे ही रखोगे, चार्ल्स मेटकाफ तो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चार्ल्स मेटकाफ का भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ही इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, राइट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहे ब्रीफ प्रेस रिगार्डिंग और रेलवेज रिगार्डिंग, क्योंकि इस बार चांसेस हैं कि इससे आ जाए। एक्सकेवेशंस का तो पूछ ही लिया, तो ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी सी इन्फो होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द डच established their factories, warehouses on the east coast of lands granted to them by the गजपति रूलर्स। ठीक है, लास्ट में यूपीएससी ने खेल किया है, बाई द गजपति रूलर्स। और डच established their factories, ठीक है, ऑन द
वेयर हाउसेज ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड देम बाय गजपति रूलर्स। तो ये देखो यहाँ पे एक कैच है। क्या कैच है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डच की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी, ठीक है, वो कहाँ पे थी। अगर ये पता है आपको कि डच ने पहली फैक्ट्री आके पुलिकट में बनाई थी, और गजपति रूलर्स आपने कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उड़ीसा के आसपास थे, ठीक है, ऐसे रूलर्स गजपति टाइप के। तो जब फैक्ट्रीज इनकी मोस्टली पुलिकट में या मैक्स टू मैक्स आपकी तमिलनाडु, पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु में है, मैक्स टू मैक्स इनकी फैक्ट्रीज आंध्र प्रदेश तक जा सकती हैं, उसके ऊपर उड़ीसा तो काफ़ी ऊपर हो गया, राइट। तो डच की फैक्ट्रीज जो हैं गजपति रूलर्स के देने पे कैसे बन सकती हैं? ये तो उड़ीसा में है, डच की पहली फैक्ट्री पुलिकट में है, दूसरी नागापट्टिनम में है। आपने अगर एक दो फैक्ट्रीज पे डच की पढ़ी हुई हैं, इसीलिए कह रहा हूँ बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक जाओगे तो बिल्कुल कॉमन सेंस मत लगाना, फिर मुझे आके मत बोलना। अगर आपने पढ़ा है कि डच की फैक्ट्रीज तो तमिलनाडु साइड में होती थी, या मैक्स टू मैक्स एक फैक्ट्री थी शायद मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में, बाकी नागापट्टिनम पुलिकट ये सब तमिलनाडु में ही डच की फैक्ट्री थी, ठीक है। तो ये याद रखना कि डच की फैक्ट्री उड़ीसा में नहीं हो सकती है, ठीक है, उड़ीसा वगैरह में नहीं हो सकती है, वेस्ट बंगाल के चिंसूरा वगैरह में है। तो ये गजपति रूलर्स यहाँ पे वैसे भी देख लो, यूपीएससी अगर एक ही स्टेटमेंट कई सारे फैक्ट दे ना, तो देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि एक ना एक फैक्ट गलत होगा। एक तो है कि डच, दूसरा फैक्ट्री स्टैब्लिश की ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, ऑन द लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स। तो ऐसा कहीं आपने डच जब पढ़ा तो कहीं पढ़ा नहीं कि गजपति रूलर्स ने डच को लैंड ग्रांट किया था। अगर होता तो डच पढ़ते वक्त आपने इसको पढ़ा होता, जैसे आपने अभी पर बहादुर शाह का पढ़ा कि उन्होंने पोर्टुगीज़ को दे दिया ड्यू। वैसे आपने जब डच पढ़ा तो क्या आपने पढ़ा था कि कोई गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के जिन्होंने डच को फैक्ट्रीज दी। तो आपको ये बिल्कुल, अगर आपने नहीं पढ़ा ये तो समझ लेना कि ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा है डच को पढ़ते वक्त। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट होता तो जब मैं डच की स्टडीज़ कर रहा था तो मेरी आंखों के सामने से निकला होता, राइट। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आप गलत मार देना, 100% श्योर होकर गलत मार देना कि मैंने डच को अच्छे से पढ़ा है और ये गजपति रूलर्स का जिक्र कहीं नहीं आया। तो ये जैसे ही वन आप गलत करोगे और सेकंड स्टेटमेंट पे आओगे तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। अब ये इतना कॉमन स्टेटमेंट है ना, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तो आपको 100% ये यकीन है कि यस ये तो 100% करेक्ट है। और जैसे ही आप फर्स्ट को गलत और सेकंड को सही करते हो, फर्स्ट को ही गलत जैसे ही किया आपने, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड, और पता ही कि सेकंड सही है आपका, ठीक है, 100% सही है, तो आपका वैलिडेशन भी हो गया। तो बस आपको फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने पकड़ लिया कि डच की फैक्ट्री जो है पुलिकत में, फर्स्ट फैक्ट्री याद रखा करो सबकी, इसलिए उससे हेल्प होता है, एक आइडिया मिलता है। दूसरी चीज़, जब मैंने डच पढ़ा था तो मैंने गजपति रूलर्स का जिक्र कहीं नहीं पढ़ा। अगर इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट होता तो मेरी आंखों के सामने एक ना एक बार तो आया ही होता। इस बात पे कॉन्फिडेंस रखा करो, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पढ़ा है, ये तो आ गया आंखों के सामने, राइट, ये तो आपको तुरंत याद आ गया हाँ मैंने पढ़ा था। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको पढ़ा ही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इतना कॉन्फिडेंस और इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। याद रखना, इस चीज़ को बार बार लिखो, कॉन्फिडेंस प्लस कॉमन सेंस, आई विल डू इट, ठीक है, यही मंत्र बना लो इस प्रॉब्लम्स के लिए। एक बार मेरे कहने से ऐसा कर लो और हर पेपर में मैं ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देखना, कॉन्फिडेंस और कॉमन सेंस से, ठीक है। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है डच और डच के बारे में, तो डच के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लो कि डच की जो पहली फैक्ट्री थी, ठीक है, जो डच की पहली फैक्ट्री थी वो थी पुलिकट में, पुलिकट तमिलनाडु में, ठीक है, 1609 में पहली फैक्ट्री बनाई थी डच ने, ठीक है। और इनका जो है अगली फैक्ट्री थी नागापट्टिनम में, नागापट्टिनम में, ये भी तमिलनाडु में था, ठीक है। और इनकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में भी थी, मसूलीपट्टनम, ठीक है। ऐसी 2-3 फैक्ट्रीज याद रखा करो, 1605 वगैरह में कुछ अर्लीस्ट डच सेटलमेंट्स हुआ करते थे। और इनकी सूरत में भी थी, गुजरात में भी, सूरत गुजरात में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फैक्ट्रीज याद रख लेना डच की। और बाकी डच का जो डिक्लाइन हुआ था वो याद रख लेना, डच का कोई क्वेश्चन पूछ चुका है तो शायद फिर पूछ ले, डच का डिक्लाइन कब हुआ था। एक तो इनकी फेमस है बैटल ऑफ कोलाचल, बैटल ऑफ कोलाचल, ठीक है, कब हुई थी बैटल? 1741 में। किससे हुई थी? त्रावणकोर के राजा थे, त्रावणकोर किंग वार्तंड वर्मा, ये आपने पढ़ा होगा ना। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो गलत मत करना, ये 100% स्कोरिंग वाले स्टेटमेंट है। त्रावणकोर के किंग मार्तंड वर्मा से बैटल ऑफ कोलाशल किसका हुआ? डच का हुआ, जिसकी वजह से डच बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, ठीक है। इसकी वजह से ब्रिटिश और फ्रेंच समझ गए कि डच तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, उनको भगा दिया उन्होंने, ठीक है। एंग्लो डच ट्रीटी हुई थी 1823 में, जिसके तहत एंग्लो डच ट्रीटी 1824 में हुई। उसके बाद
जिसके बाद डच का बिल्कुल सफाया हो गया, कोई खास इन्फ्लुएंस उनका रहा नहीं उसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना आप डच के बारे में, राइट। क्योंकि इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्री के बारे में स्टेटमेंट दिया है, तो एक बार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज़ के बारे में देख लो। सबसे पहली फैक्ट्री इनकी थी सूरत में, ठीक है, 1613 में। उसके बाद कैसे दी थी, जहांगीर के परमिशन से, ठीक है, जहांगीर के परमिशन से मिली थी। उसके बाद मसूलीपट्टनम में इनकी भी थी, मसूलीपट्टनम, ठीक है, 1611। मद्रास, ठीक है, मद्रास 1639, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज बोलते हैं ना, इसको सेंट जॉर्ज का फोर्ट, सेंट जॉर्ज। तो ये सारे फैक्ट्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, ठीक है। ब्रिटिश की फर्स्ट 3 फैक्ट्रीज सूरत, मसूलीपट्टनम, मद्रास, ऐसे करके थोड़ा सा याद रख लिया करो इसको। मोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी तो एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच द फॉलोइंग वॉज वेयर फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, ठीक है। अब देखो मैंने भी क्या बताया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th समझ लो, मतलब 1600 के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, 1600 से लेके 1625 तक की बात हो रही है। इस टाइम पे फैक्ट्रीज जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हैं वो कहाँ कहाँ थी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। चलो हो सकता है ब्रोच, ब्रोच पता है, भारूच को बोलते हैं गुजरात में जो है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ब्रिटिश की फैक्ट्री हो, ठीक है। चिकाकोल का नहीं पता। ट्रिचनोपॉली, आपने ट्रिचनोपॉली मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ पढ़ा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए। ट्रिचनोपॉली का आपने कभी फैक्ट्री के तौर पे पढ़ा है, या ट्रिचनोपॉली को आपने कर्नाटिक वॉर वगैरह में सीज ऑफ ट्रिक्नोपॉली के नाम पे पढ़ा है, कहीं पे पढ़ा है, याद आया कुछ, सीज ऑफ ट्रिक्नोपॉली, ठीक है। और ये कब हुई थी, 1750s में, 1753 के आसपास, राइट। तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, सीज ऑफ ट्रिक्नोपॉली के आसपास। तो ये क्या है, ये कर्नाटिक वॉर्स के टाइम की बात है कि नवाब चंदा साहिब, कर्नाटक के नवाब और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी, तो इन लोगों ने ट्रिक्नोपॉली का फोर्ट कैप्चर कर लिया था। ऐसा कुछ आपने हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा, हाँ मैंने ये पढ़ा है। तो ट्रिक्नोपॉली आपने पढ़ा है, सीज ऑफ ट्रिक्नोपॉली में पहली बार आपको ऐसा नाम आया था ट्रिक्नोपॉली सामने, उसके पहले फैक्ट्रीज़ में तो नहीं आया था ना कहीं ऐसा नाम सामने। तो मतलब ये थर्ड वाली तो ब्रिटिश की फैक्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने ट्रिक्नोपॉली का नाम ही सबसे पहले सीज ऑफ ट्रिक्नोपॉली में पढ़ा है, जो कि कर्नाटिक वॉर के टाइम पे हुई थी। उसके पहले ब्रिटिश जब पढ़ रहा था उनकी फैक्ट्रीज़ वगैरह, तब मैंने कहीं ट्रिक्नोपॉली का नाम नहीं पढ़ा। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये 3 काट दोगे तो आपके पास 2 स्टेटमेंट बचेंगे, 1 या 1 और 2। अब आपने भारूच मैंने बोला इसको हाँ हो सकता है, क्योंकि सूरत में थी तो शायद भारूच में भी हो, गुजरात में भी हो। चिकाकोल आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, पहली बार ये वर्ड ही सुन रहे हो। अगर चिकाकोल में फैक्ट्री होती तो कहीं तो पढ़ा होता ना इस फैक्टर वगैरह में, कहीं आपने नाम ही नहीं सुना, पहली बार आके अलग से नाम दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। खुद पे कॉन्फिडेंस रखा करो और भारूच को सही करके आ जाना, क्योंकि ऐसा तो है कहीं दिया नहीं कि तीनों ही नहीं है, ठीक है। तो भारूच को सही करके आ जाना, भले ही वो गलत लगे आपको, क्योंकि चिकाकोल कहीं पढ़ा नहीं है और ट्रिक्नोपॉली का नाम पहली बार आपने सीज ऑफ ट्रिक्नोपॉली में पढ़ा है। इसीलिए कह रहा हूँ ये ट्रिक्स उन्हीं के काम आएंगी जिन्होंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जिनका कोर और स्टैंडर्ड सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक बार भी अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस कर लोगे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बस, और कॉमन सेंस को यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। अब ये सिंपल सी बातें पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबको पता है इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तो क्या हुआ, वहाँ से बहुत सारे फिनिश्ड गुड और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली एडवांस गुड इंडिया में आ गए, फ्लड हो गई मार्केट पूरी। तो यहाँ के जो लोकल आर्टिसेंट्स थे, हैंडीक्राफ्ट थे, वो उससे कम्पीट कर पाएंगे। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थ्रू जो गुड्स इंडिया में आ गए हैं, तो ये लोग उससे कम्पीट तो कर नहीं पाएंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का होगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस है और बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, तो यही सही होगा, कुछ और देखना ही नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बहुत सारे फिनिश्ड गुड इंडिया में, मास प्रोड्यूस गुड्स जो है आ गए, चीप, बहुत ही सस्ते होते थे वो। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे औरंग दिया है, बनियान दिया है, मिरासीदार दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक अटेम्प्ट मारा करो कि क्या इन वर्ड्स से, इन सेंटेंसेस का कुछ सेंस निकाल पा रहे हो। अगर निकाल पा रहे हो तो इनको अटेम्प्ट करना, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो जस्ट लीव देम, ये कोई नहीं कर पाएगा। जैसे मिरासीदार, डिजाइनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द टैक्स, कोई सेंस बन रहा है, कहीं से भी ये मिल रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती मिलाना तो बोल दो हाँ भाई आमिर है या ऐसा है, बट ऐसा फर्स्ट ग्लांस में कुछ नहीं। बनिया, बनिया से आपको लग रहा होगा कोई कास्ट है,
ठीक है। बट ये इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ मैच कर रहा है नहीं, गलत कर दोगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगहों पे रिस्क मत लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ना होता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे देख लेना कि बनियान जो है इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे और मिरासीदार जो थे डिजाइनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट थे, तो 2 और 3 सही होगा, औरंग गलत होगा, ठीक है। तो ये आई डोंट थिंक दोबारा कभी रिपीट होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आया करें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ देना, इसको ईगो मत लेना। इसमें कुछ स्टेटमेंट बेस्ड है ही नहीं, फैक्ट बेस्ड है, और फैक्ट बेस्ड में कोई कॉमन सेंस नहीं लगता। अगर ये कहीं से यूपीएससी ने ठान ही लिया है कि आपको नहीं करने देगा तो आपको नहीं करने देगा सॉल्व। ये यूपीएससी ने जानबूझ के डाला है कि ये तो मैं 2 नंबर नहीं ही दूंगा बच्चों को, गलत करवा के ही रहूँगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सेफली छोड़ के आगे बढ़ जाया करो, और जैसे ही आगे बढ़ोगे एक प्यारा सा क्वेश्चन आपका इंतजार करते हुए आप मिलेगा। वेल्सली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बिकॉज, अब ये सबको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों खोलेंगे, अंग्रेज इंडिया में कॉलेज क्यों खोलेंगे, ओरिएंटल लर्निंग को रिवाइव करने के लिए थोड़ी खोलेंगे, उसके लिए तो इन्होंने वो खोली थी ना, कौन सी सोसाइटी थी, एंग्लो इंडियन सोसाइटी, ऐसी कोई सोसाइटी खोली थी एक, राइट। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, राइट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खोली थी उसके लिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों खोला था, फोर्ट विलियम कॉलेज इसलिए खोला था कि ब्रिटिशर्स जो सिविलियंस हैं उनको ट्रेन किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, ठीक है। अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए इंडिया में कॉलेज खोलेंगे ना, ठीक है। देखो यही स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही लग भी रहा है, सबसे ज़्यादा एकेडमिक स्टेटमेंट यही लग रहा है, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। सिंपल सी बात है। अब ये तो बिल्कुल गलत है कि आस्क्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन लंदन टू डू सो, ये तो लग रहा है एग्जामिनर ने अपने मन से स्टेटमेंट लिख दिया, टू डू सो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, कोई एकेडमिक स्टेटमेंट लग नहीं रहा। ही वांटेड टू रिवाइव ओरिएंटल लर्निंग, नहीं, उसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, ठीक है, विलियम जोन्स की। एंड ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट, ये तो आपने कभी कहीं पढ़ा ही नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े, तो ये तो बिल्कुल गलत है। थर्ड ही सबसे अच्छा लग रहा है, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया, कॉमन सेंस से सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वे आर डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो अगर आपको न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड की बात नहीं पता है, किसको न्यू वर्ल्ड बोलते हैं और किसको ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, तो डर मत जाना कि मुझे तो न्यू वर्ड नहीं पता और ओल्ड वर्ड पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है। यूपीएससी ने डराने के लिए ही लिखा है ये वर्ड, ठीक है। तो कैसे करोगे फिर इस क्वेश्चन को, अब इसमें देखो कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो ओल्ड है। जैसे इंडिया में ओल्ड किसको मानते हो आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मानते हो, मान लो सबसे ओल्ड इंडिया में। ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड वाले मतलब इंडिया तो होगा ही, क्योंकि इंडिया की सिविलाइजेशन बहुत ओल्ड है, राइट। इजिप्ट वगैरह होगा, क्योंकि इजिप्ट में आपने सुना सिविलाइजेशन बहुत ओल्ड है। ओल्ड वर्ल्ड में ये सारे सिविलाइजेशन आएंगे। और इंडिया में जो ओल्डेस्ट क्रॉप्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं टोबैको का नाम सुना, कोको का, रबर को सुना था, नहीं, लेकिन आपने देखो इसमें इस ऑप्शन में देखो आपने कॉटन को सुना है, हड़प्पा में भी कॉटन था, ठीक है। कॉटन यहाँ भी है, हड़प्पा में कॉटन था, तो मतलब ओल्ड वर्ल्ड में कॉटन तो था। व्हीट, व्हीट भी ओल्ड वर्ल्ड में था, बहुत पहले व्हीट के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आई थिंक हड़प्पन टाइम में व्हीट वगैरह भी था। तो ये देखो व्हीट, कॉटन, ये सब तो हमारे हड़प्पा टाइम में ही था। तो ये ओल्ड वर्ल्ड की चीज़ें हैं, मगर टोबैको, कोको, रबर ये हमने नहीं पढ़ा कहीं हमारे एंशियंट टाइम्स में ये क्रॉप्स मिल रही हो, तो यही इसका आंसर होगा। इसमें जैसे एक भी क्रॉप आप एलिमिनेट कर दो ना, आपको नहीं भी पता कि ये है कि नहीं, लेकिन ओल्ड वर्ल्ड में कॉटन तो था और व्हीट भी था, इसी से ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। और बचेगा क्या, टोबैको, कोको एंड रबर, ठीक है। इस तरह से आपको सही कर लेना, आपको नहीं भी पता कि ये था कि नहीं, बट अगर ये तीनों में कट गए, ये तीनों तो 100% श्योर हो ना कि ओल्ड वर्ल्ड का था, कॉटन, कॉटन, व्हीट, ये तो ओल्ड वर्ल्ड में था, ओल्ड टाइम में था, ओल्ड सिविलाइजेशन में था, इतना पता है, बस ये तीनों कट गए। ये बचा आपका, दिमाग में लोड नहीं लेना है, ठीक है। ये यूपीएससी एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आपको पता होगा। अभी कोविड-19 वाला जब केस हुआ था तो उसमें यूपीएससी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि उन्होंने बोला एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए। यूपीएससी ने बोला कि यूपीएससी प्रीलिम्स रिक्वायर जस्ट 1 वीक ऑफ सिंसियर प्रिपरेशन, हमें एक साल नहीं दे, एक साल हम एक्सपेक्ट नहीं करते बच्चे तैयारी करें, बच्चे एक हफ्ते पढ़ाई करके भी यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये बात यूपीएससी के लॉयर ने खुद बोली है कोर्ट में, तो इसका कुछ मतलब होगा, राइट। ये आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को अगर पढ़ोगे ध्यान से तो आंसर निकल आएगा। न्यू वर्ड और ओल्ड वर्ड से आपका क्या इंटरप्रिटेशन है वो आप पे डिपेंड करता है। ओल्ड वर्ड मतलब किसी ओल्ड सिविलाइजेशन की बात हो रही है, जैसे इंडिया हो गया, इजिप्ट हो गया, तो क्या इंडिया में कॉटन नहीं था ओल्ड वर्ड में, क्या व्हीट नहीं था, इस तरह से इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी जस्ट इन केस क्वेश्चन रिपीट होता है तो मैं एक बार आपको न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो ओल्ड वर्ल्ड है, ओल्ड वर्ल्ड में आता है आपका यूरोप, ठीक है, एशिया, अफ्रीका,
क्योंकि जितने भी ओल्ड सिविलाइजेशन थे, जैसे कि इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इंडिया, चाइना, ग्रीस, रोम, वो सब इसी में आते हैं। ग्रीस हो गया, इजिप्ट हो गया, है ना, इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना का सिविलाइजेशन, एंशियंट ट्रेड जो होते थे, सिल्क रोड वगैरह, वो सब यहीं थे, ओल्ड वर्ल्ड में ही तो थे। ठीक है। न्यू वर्ल्ड क्या है? न्यू वर्ल्ड अमेरिका है। एक्चुअली अमेरिका है जो सबसे बाद में ढूंढा गया था, यूरोपियन सबसे बाद में अमेरिका को ढूंढा था ना, तो अमेरिका इज़ न्यू वर्ल्ड। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था अमेरिका को 1492 में, तो इसलिए अमेरिका को न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, राइट। जितने भी अमेरिका हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, या फिर कैरेबियन कंट्रीज़ हों, ये सब न्यू वर्ल्ड में आती हैं। अब न्यू वर्ल्ड की क्रॉप्स कौन सी है और ओल्ड वर्ल्ड की क्रॉप्स कौन सी हैं? देखो बहुत सिंपल है। ओल्ड वर्ल्ड की जो क्रॉप्स होंगी वो क्या होंगी? जितनी भी क्रॉप्स आपको पता है, ठीक है, जितनी भी क्रॉप्स आपको पता है, व्हीट, राइस, ठीक है, बार्ले, मिलेट्स, ये सब सुना हुआ नाम है ना। शुगर केन, जो बिल्कुल बेसिक सी क्रॉप्स हैं, बनाना, राइट, अनियन गार्लिक, अनियन गार्लिक, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब ओल्ड वर्ड्स की क्रॉप्स हैं। इसमें कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी भी ओल्ड वर्ड की क्रॉप्स है। ठीक है। टी, स्पाइसेस, जो चीज़ें हमारे इंडिया में मिलती हैं, ये सब क्या है? ओल्ड वर्ड की क्रॉप्स है। और न्यू वर्ड की क्रॉप्स क्या होंगी फिर? न्यू वर्ड में क्या क्या होता है? न्यू वर्ड में ऐसी चीज़ें जो अमेरिका वगैरह में हुई हैं शुरुआत जिसकी, ठीक है, जैसे कि मेज़, ठीक है, यानी कॉर्न, और आपका चिली पेपर, चिली पेपर, ठीक है, ये वहाँ से आया है। और टोबैको, टोबैको हो गया, कोको हो गया, कोकोआ, ठीक है, पाइनएप्पल, पीनट, ठीक है, ऐसे डिफरेंट सी चीज़ें, वनीला। ठीक है। सिर्फ दो ही कॉमन चीज़ें हैं जो न्यू वर्ल्ड की हैं, जो आपको लगता होगा कि ओल्ड वर्ल्ड में है, वो है पोटैटो और टोमेटो। याद रखना, पोटैटो और टोमेटो जो है ये न्यू वर्ल्ड की क्रॉप्स है, ओल्ड वर्ल्ड की नहीं है। तो जस्ट इनके क्वेश्चन दोबारा है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया फटाफट। नेक्स्ट इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करते हैं, राइट। अब इसमें तीनों स्टेटमेंट को पहले पढ़ना होगा आपको। इट एंडेड, हमेशा पहला टारगेट क्या क्या करो कि मैं कोई एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ लूँ जो कि मैं फटाक से गलत कर सकूँ। ठीक है। सबसे पहले हमेशा एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश किया करो ताकि एलिमिनेशन हो सके। तो इन तीनों को पढ़ो। 1813 के एक्ट में इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये आप पॉलिटिकल लेक्चर देखोगे, मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कल आएगी इसकी मैराथन तो देखना। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो। सेकेंड, इट असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कि सॉवरेंटी हुई थी क्या ब्रिटिश क्राउन की। लेकिन थर्ड जब आप पढ़ोगे, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वे आर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, तब आपको हिट करेगा कि मैंने जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है 1784 का, ये बात तो वहाँ पे थी कि रेवेन्यू जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो बनाया गया। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया रेवेन्यू की पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये चीज़ पढ़ी है, तो यहाँ से थर्ड जैसे ही गायब करोगे, थर्ड हटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ एक बार बेसिक पढ़ाई करी होनी चाहिए अच्छे से, चीज़ें याद रहें। तो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा है अगर आपने अच्छे से, पिट्स इंडिया एक्ट, तो आप थर्ड को तुरंत हटा दोगे यहाँ से। थर्ड जैसे ही हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। अब 2021 का ये क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको ये पहली बार देख के डर लगेगा, मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, ये तो मैंने पूरे स्पेक्ट्रम में कहीं नहीं पढ़ा इस जगह का नाम। और फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, ऑल्दो ये बहुत पॉपुलर फिगर है बट जल्दी हमारी हिस्ट्री बुक्स में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। पिंगौली वेंकैया, जिन्होंने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। ठीक है। अब सपोज आपको नहीं पता है कि इन्होंने आंध्र प्रदेश में ही डिज़ाइन किया था इस नेशनल फ्लैग को, मदनापल्ले में बैठ के, सही ऑप्शन ये है। ठीक है। बट सपोज आपको ये नहीं पता है, तो अभी आप इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दो और बोलो ठीक है, हो सकता है कि पिंगौली वेंकैया वाला ऑप्शन सही हो। मैं देखता हूँ कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, पित्ताभी सीतारमैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द आंध्र रीजन फ्रॉम हेयर। पित्ताभी सीतारमैया का नाम सुनते ही आपको क्या देना चाहिए, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो पित्ताभी सीतारमैया का नाम सिर्फ एक बार पढ़ा है आपने, त्रिपुरी सेशन ऑफ 1939 में। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट इनको खड़ा किया था, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़ा किया था महात्मा गांधी ने पित्ताभी सीतारमैया को। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, तो महात्मा गांधी की बहुत बड़ी मोरल हार हुई थी। तो पित्ताभी सीतारमैया का नाम आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में लीड कर रहे थे आंध्र रीजन से, ये तो आपने कहीं पढ़ा नहीं पित्ताभी सीतारमैया के बारे में, सिर्फ एक बार पढ़ा है, त्रिपुरी सेशन पे इनका नाम आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, राइट। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। सी की बात करो
कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया नेशनल एंथम को फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर अगर नेशनल एंथम जैसी चीज़ को बंगाली से इंग्लिश कहीं ट्रांसलेट करेंगे तो उस जगह का नाम आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बंगाली से इंग्लिश में रविन्द्रनाथ ने टैगोर ने ट्रांसलेट किया, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ पे किया वो यूपीएससी एक्सपेक्ट भी नहीं करता जानना कि कहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है किसी चीज़ का। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है कि कोई नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, कौन कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाओगे तो ये भी गलत ऑप्शन लगेगा, ऐसा लगेगा ज़बरदस्ती फ्रेम किया हुआ सेंटेंस है कि ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर। कौन नोट कर रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी आज मदनापल्ले आंध्र प्रदेश गए हैं बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए नेशनल एंथम को। ये बिल्कुल लग नहीं रहा फोर्स स्टेटमेंट बनाया गया है, ठीक है। हेयर लगा दिया यहाँ पे ताकि ये लगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले में पित्ताबी सीतारमैया का क्यों दिया है आंध्रा रीजन से, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप प्रेशर में ना इनको कंफ्यूज कर दोगे कि पोट्टी सीतारामल्लू से, थोड़ा नाम मैच होता है, तो पोट्टी सीतारामल्लू से कंफ्यूज मत करना पित्ताबी सीतारमैया को। ये पोट्टी सीतारामल्लू आपने पढ़ा होगा जिनकी वजह से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, याद है ना। इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ के बाद ही स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, इसलिए इनका नाम यूपीएससी ने कंफ्यूज करने के लिए बी पे दिया है पित्ताबी सीतारमैया का, ताकि आप इसको पोट्टी सीतारामल्लू से कंफ्यूज कर जाओ। बट ऐसा मत करना, आंख और कान और दिमाग खोल के ऑप्शंस को पढ़ना। थर्ड, मैडम ब्लवस्की एंड कर्नल ऑलकॉट सेट अप हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट हियर। तो मैडम ब्लवस्की और कर्नल ऑलकॉट का अगर आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, अद्यार में था, अद्यार मद्रास में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहीं नहीं था इनका हेडक्वार्टर, मदनपल्ले आंध्र प्रदेश में नहीं था। आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता है, अगर जिसने भी मॉडर्न हिस्ट्री एक दो बार पढ़ी है उसको पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर अद्यार में है, मात्र चेन्नई में, ठीक है, इंडिया में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। जैसे ही ये तीनों स्टेटमेंट आपने गलत कर दिया, पहला स्टेटमेंट यूपीएससी ने ऐसा दिया जो कम लोगों को पता, मगर बाकी तीनों स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया ताकि आप एलिमिनेट कर लो अगर एक बार भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो ये तीनों स्टेटमेंट मैंने गलत प्रूव कर दिए, तो पहला सही होगा ही होगा, ठीक है। नेशनल फ्लैग बनाया जिन्होंने उनके बारे में दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा इन सब पर्सनालिटीज़ के बारे में देख लो, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, पिंगाली, ये जो पिंगाली वेंकैया हैं ये कौन थे हमारा, इन्होंने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया। कब किया था, 1921 में। 1921 में इन्होंने महात्मा गांधी को अपनी डिज़ाइन सौंपी थी। किसको सौंपी थी, महात्मा गांधी को। ही वॉज द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से थे ये फ्रीडम फाइटर, ठीक है। अभी जो हमारा झंडा है वो इनका ही डिज़ाइन किया हुआ है, उन्हीं के डिज़ाइन से इवॉल्व होकर आया है। और ये जो पित्ताबी सीतारमैया थे, ये बता ही दिया कि त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हुए थे इलेक्शंस में। इन्होंने, ही वॉज ऑल्सो, इनका एक इम्पॉर्टेंस और है कि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट इज रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लो कि ही इज़ द फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट। फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट थे रविन्द्रनाथ टैगोर। किस चीज़ के लिए मिला था इनको 1913 में ये नोबेल प्राइज़, इनकी बुक गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है। और आपको पता है इन्होंने जलियांवाला बाग के टाइम पे अपना नाइटहुड जो है वापस कर दिया था ब्रिटिश को, ठीक है, 1919 में। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी फॉर्म करी थी जिस यूनिवर्सिटी का नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ चीज़ें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पता रखना। इन्होंने ही नेशनल एंथम हमारा जनगण मन इन्होंने लिखा है, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, वो भी इन्होंने लिखा है। अमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। लास्टली, मैडम ब्लवस्की के बारे में बताइए आपको, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, ठीक है, अद्यार चेन्नई में। और ये जो कर्नल ऑलकॉट हैं, इनका पूरा नाम हेनरी स्टील ऑलकॉट था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कर्नल ऑलकॉट, इन्होंने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंडर थी हैं, ठीक है। और इनका जो मेन रोल था वो था इंडिया में बुद्धिज़्म के रिवाइवल को, बुद्धिज़्म के रिवाइवल में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो गलत मत करना, ठीक है। ही हैड अ की रोल इन रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, किसका, कर्नल ऑलकॉट का, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वितल विध्वंसक के बारे में है। वितल विध्वंसक बता रहे हैं कि एक फर्स्ट मंथली जनरल थी टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय, ठीक है।
अब विकल्प विध्वंसक वैसे तो एक ना एक बार आपके सामने से गुजरी है मॉडर्न हिस्ट्री में, ऐसा नहीं बिल्कुल अनजान हो, कोई ऐसी बहुत अलग सी चीज़ नहीं दी हुई है। साफ साफ लिखा है, गोपाल बाबा वालंगर ने वितल विध्वंसक दी हुई है, लिखी हुई है, ठीक है। बट उतना बार बार जिक्र नहीं हुआ है, कहीं एक जगह कॉलम में या स्पेक्ट्रम में आपने ढूंढोगे तो एक जगह मिलेगी, सिर्फ पूरे बुक में एक जगह जिक्र किया हुआ है, इनका भी और इस बुक का भी, ठीक है। अब देख लो वितल विध्वंसक, अगर मान लो आपको नहीं भी पता है, लेकिन ज्योतिका फुले आपने अच्छे से पढ़ा है सत्यशोधक समाज वगैरह के बारे में, तो जब आप सत्यशोधक समाज पढ़ रहे थे तो क्या आपने वित्तल विध्वंसक पढ़ा था उस टाइम पे? नहीं, तब नहीं पढ़ा था आपने, तो मतलब ज्योतिबा फुले तो आंसर नहीं होगा। मोहनदास करमचंद गांधी को आपने इतने अच्छे से पढ़ा है, कहीं पे भी आया कि इन्होंने ऐसा कुछ लिखा था वित्तल विध्वंसक जैसा? वो भी विध्वंसक जैसा कुछ लिख सकते हैं क्या गांधी जी? वो तो नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, तो विध्वंसक जैसा तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है आपने, ठीक है। तो कहीं उनके सामने वित्तल विध्वंसक नहीं आया, भीमराव अम्बेडकर में पढ़ते हुए बहुत चीज़ें आई अनटचेबल्स के लिए, कोई ऐसी वितल विध्वंसक जैसी किताब सामने नहीं आई जो अम्बेडकर ने लिखी हुई। इसलिए गोपाल बाबा वालांकर जी इसका सही आंसर होंगे, क्योंकि इन तीनों को आपको पता है कि आपने अच्छे से पढ़ा है इन तीनों के बारे में, इनके बारे में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए यही आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों के बारे में होता तो आपको पता होता जो लिखा होता ऊपर, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस खुद पे रखना है, 100% कॉन्फिडेंस रखोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। बिल्कुल खुद पे डाउट मत लेना कि क्या क्या पता अम्बेडकर का ही हो, इंपॉर्टेंट नाम है मैंने ना पढ़ा हो, ये सब मत सोचा करो। जो तुमने पढ़ा है वही ऊपर लिखा रहेगा, अगर वो ऊपर नहीं लिखा है तो जो तुमने नहीं पढ़ा है ना वो आंसर है, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों को निकाला करो। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। अब ये जब क्वेश्चन आया था तो तहलका मच गया था यूपीएससी में कि ये क्या पूछ लिया, रकमाबाई केस 1884, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये तो किसी को नहीं आता होगा, कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं रकमाबाई केस है क्या, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, अगर आप थोड़ा सा सिंसियरिटी से और कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को अप्रोच करते ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगता। कैसे, मैं बताता हूँ। इसमें आप पहला ऑप्शन देखो, वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन एज ऑफ कंसेंट, तीसरा ऑप्शन रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ठीक है। तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में शायद एज ऑफ कंसेंट के बारे में या रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में कहीं ना पढ़ा हो पूरी बुक में, हो सकता है कि ना पढ़ा हो, कहीं पे दिया भी नहीं कहीं पे अच्छे से, है ना। एज ऑफ कंसेंट के बारे में कौन पढ़ाता है आपको, या रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में कौन पढ़ाता है हिस्ट्री में? कोई नहीं पढ़ाता है, तो ये तो आपने नहीं पढ़ा है। मगर आपने वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पढ़ी मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। आपने ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने पहला, ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, पहला स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए पुणे में, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने पुणे में फर्स्ट स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए, ये आपको पता है, ठीक है। आपने इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ा है आपने, ठीक है, जिन्होंने सबसे इंडिया की पहली फीमेल टीचर थी, ये फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपने सबसे बड़ा नाम जो आपने फीमेल एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा, वुमेन एजुकेशन के बारे में, वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। कैसे भूल सकते हो, आपने अच्छे से पढ़ा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले थे बंगाल में, ठीक है। बंगाल में बहुत सारे स्कूल्स खोले थे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल खोले थे, किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और आपने किसके बारे में पढ़ा है, आपने ऐसे बहुत से लीडर्स का नाम पढ़ा है, मगर आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि कोई रकमाबाई केस हुआ था 1884 में वुमेन की एजुकेशन को लेकर, कहीं पढ़ा क्या? वुमेन एजुकेशन तो आपने सोशल रिफॉर्म में अच्छे से पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बहुत से इस भारत स्त्री महामंडल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, बट कहीं रकमाबाई केस का जिक्र क्यों नहीं हो फिर स्पेक्ट्रम में आपकी? अगर इतना ही इंपॉर्टेंट केस था, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड होता, तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होता रकमाबाई केस के बारे में। बट ये तो फिक्स है कि ये केस वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वरना मैंने एक ना एक बार इन सब का जब पढ़ रहा था इन सब के बारे में तो इस केस को पढ़ा होता। इस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करो, ये अप्रोच बहुत सही काम करता है, ठीक है। और हर पेपर में करेगा, अभी आगे भी हर सब्जेक्ट में आपको दिखाऊंगा, ऐसे ही पढ़ा करो, ऐसे ही सॉल्व किया करो, ठीक है। रकमाबाई केस वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड तो नहीं हो सकता, ये मैं श्योर हूँ। और जैसे ही आप वन स्टेटमेंट हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जैसे ही हटाया यहाँ पे आंसर आ गया, आपको पता हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये पता है कि वुमेन एजुकेशन रिलेटेड तो रकमाबाई केस नहीं है, वरना मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा होता। मैंने वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छी खासी पढ़ाई की है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे। इस तरह से इन क्वेश्चन को अप्रोच किया करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको याद होता है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को मैच करना है, ऑल इंडिया किसान सभा को मैच करना है, सेल्फ रेस्पेक्टेड मूवमेंट को मैच करना है, ठीक है। इसकी तो मैंने ट्रिक बनवा के करवाई है मैराथन में, आज के भी करवाई है, तो इनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े हैं इनके,
पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। तो इन सबको आप देख लेना अच्छे से, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये याद होनी चाहिए और याद रहेगी। एक बार मेरी ट्रिक देख लेना। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में मैंने बताया था कि निक्कर अगर पहन के घूमोगे इधर उधर तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी आपकी। इस तरह से चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। ऑल्दो नथिंग अगेंस्ट द कास्ट, मैं सिर्फ याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं। इस तरह की ट्रिक्स के लिए मेरा एक वीडियो भी है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पे यूट्यूब पे, ठीक है। और ट्रिक्स स्पेशल है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का है और पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट्स का है। वो सारी वीडियो से ट्रिक्स देख लो और याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। इसमें कुछ नहीं, ये सिंपल सा आपको याद ही होना चाहिए, तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिगो कल्टिवेशन का क्वेश्चन है। इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। इंडिगो कल्टिवेशन इंडिया में क्यों डिक्लाइन हो गया 20th सेंचुरी में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, पीजेंट रेजिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। अब आपको ध्यान दो, कितना भी पीजेंट रेजिस्टेंस करे, ब्रिटिशर्स करवाते तो थे इंडिगो कल्टिवेशन, जब होता था तब करवाते तो थे। भले ही चंपारण सत्याग्रह हुआ हो, कितने मूवमेंट हुए, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, बट ब्रिटिशर्स पूरी कोशिश करवाते थे इंडिगो को और करवा ही लेते थे फाइनली, है ना। तो पीजेंट रेजिस्टेंस से इंडिगो कल्टिवेशन कम नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ ऑफर देके या प्रेशराइज करके करवा ही लेते थे। एक्चुअली प्रोडक्शन कम कब हुई होगी, जब इसकी अनप्रॉफिटेबिलिटी हो गई, ब्रिटिशर्स के कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि डाई वगैरह इन्वेंट हो गई थी जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद कौन लेगा इंडिगो को, जब डाई ही इन्वेंट हो गई है तो इंडिगो को कौन पूछेगा, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा इसका बोलबाला कम हुआ इंडिगो का, और फिर जो आके नए इन्वेंशन क्योंकि हो गए थे, ठीक है, मशीन से बन जा रही डाई, तो इंडिगो को कल्टिवेट करना है। तो इस वजह से इसकी अनप्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसको खुद ही जो है कम करवा दिया बनवाना। तो ये सही लग रहा है ज़्यादा। वैसे तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, क्योंकि पीजेंट का रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा होता था, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है। बट ज़्यादा सही ये लग रहा है कि इसकी अनप्रॉफिटेबिलिटी जो थी वर्ल्ड मार्केट में, इस वजह से इसका प्रोडक्शन कम हो गया। बाकी सी और डी तो देखने ही लग रहा है कि मन से बनाया गया है। नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, नेशनल लीडर्स को अपोज करेंगे, पीजेंट अपोज करेंगे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए भले नेशनल लीडर्स आ जाते थे, बाकी नेशनल लीडर्स अलग से क्यों अपोज करेंगे कि इंडिगो मत कल्टिवेट करो। दूसरा, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर्स, ऐसा भी कुछ होता तो हमें पता होता है, ऐसा कुछ खास इसके रीज़न नहीं हो सकता इंडिगो कल्टिवेशन। गवर्नमेंट कंट्रोल होता भी तो कल्टिवेशन ही कम होता, राइट। तो अनप्रॉफिटेबिलिटी जो है किसी भी चीज़ की, कल्टिवेशन कब बंद होगी, जब वो चीज़ अनप्रॉफिटेबल हो जाए। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, और बी है सबसे मोस्ट लॉजिकल, बी है, उसके बाद ए है। तो बी और ए में आपको खेलना था, तो बी ही सबसे ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है यहाँ तो, ठीक है। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ उलगुलान द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो उलगुलान वर्ड देखते ही आपको बिरसा मुंडा बताना चाहिए। ये तो जिसने भी अच्छे से पढ़ा है, कुछ इसमें बनाना ही नहीं है, उलगुलान देखते ही बिरसा मुंडा का नाम बताना चाहिए, ठीक है। अब बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इनका 150th बर्थडे मनाया जा रहा है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उलगुलान के बारे, बिरसा मुंडा के बारे में, राइट। तो बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक तरह के आपके लीडर थे, ट्राइबल्स के भगवान माने जाते हैं। ट्राइबल्स के क्या माने जाते हैं? भगवान माने जाते हैं। इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 1875 में उलीहाटू में। उलीहाटू झारखंड, अब झारखंड हो गया, पहले बिहार था ये, ठीक है। तो उलीहाटू में इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, ठीक है। और ही वॉज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बोला जाता है इनको। और इनका एक निक नेम था धरती आबा, धरती आबा, धरती आबा। ट्राइबल्स पीपल इनको धरती आबा बुलाते हैं। और ये कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते थे बिरसा मुंडा? ये मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे। मुंडा ट्राइब कहाँ होती है? छोटा नागपुर प्लेटू में होती है। छोटा नागपुर प्लेटू में मुंडा ट्राइब होती है। तो ये कुछ चीज़ें इनके बारे में याद रखना, राइट। नेक्स्ट इज, ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर भी हुआ करते थे। इन्होंने एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया था। उस मूवमेंट का नाम क्या था? बिरसैत। बिरसैत नाम का मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? बिरसा मुंडा ने, ठीक है। और इनका जो उलगुलान रिबेल, ये भी एक रिबेलियन था। ज़मींदार उलगुलान जो है ना, ये एक रिबेलियन हुआ करता था। किसके खिलाफ? अगेंस्ट ज़मींदारों के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसी को उलगुलान बोलते हैं, ठीक है। कुछ और नहीं था उलगुलान। बाकी बिरसा मुंडा की वजह से ही छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था 1908 में। ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। और जो 15 नवंबर को इनका, क्योंकि 1875 में 15 नवंबर को ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए 15 नवंबर को हम क्या करते हैं? झारखंड फाउंडेशन डे मनाते हैं। झारखंड को इसी दिन फाउंड किया गया था, 15 नवंबर के दिन, ठीक है।
झारखंड फाउंडेशन डे, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का बर्थडे होता है। 1875 में 15 नवंबर को पैदा हुए थे। तो इतनी चीज़ें इनके बारे में, बस बिरसा मुंडा के बारे में याद रखना, और बस इतना सा काफ़ी है इनके बारे में जानना। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ PYQs देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। लिखा है कोई बुक है देशेर कथा, जो कि लिखी है सखाराम गणेश देउस्कर ने। अब आपको ना देशेर कथा पता है ना सखाराम गणेश देउस्कर पता है। आपको ये पता है कोई देश के बारे में कोई कथा कह रहा है, हमारे देश के बारे में कोई कुछ कथा कह रहा है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हमारे देश की बात कर रहा है कोई, ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, जो आपको बिल्कुल ही रॉन्ग लगे, बिल्कुल एब्सर्ड लगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इट वार्न अगेंस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। ऑब्वियसली हमारे देश की बात कर रहा है, तो ये कॉलोनियल स्टेट को थोड़ा बहुत डांटेगी ये बुक, तो ठीक है, सही हो सकता है। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग। तो जो स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज होते थे, फोक सॉन्ग होते थे, उनको इंस्पायर किया होगा इस बुक ने। हो सकता है देश की कथा है तो देश के लोगों को इंस्पायर कर रही होगी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द यूज ऑफ देश बाय देओस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। अगर कोई देश की बात कर रहा है तो वो सिर्फ रीजन ऑफ बंगाल की बात क्यों करेगा, राइट? वाई विल टॉक जस्ट अबाउट रीजन ऑफ बंगाल? ये यूपीएससी ने आपको सेल्फ डाउट करने के लिए ऑप्शन दिया है, कि लगे कि हो सकता है ये देश जो है सच में बंगाल के लिए यूज़ हुआ हो, ठीक है, हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो। तो यहीं पे ये सिस्टम तुरंत गलत कर करो, जहाँ पे ऐसा बोलना स्पेसिफिकली बंगाल के लिए देश, बंगाल को देश क्यों बोल देंगे? पूरे देश की कथा हो रही है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट की बात चल रही है, तो पूरे देश में चल रहा था, सिर्फ बंगाल के लिए थोड़ी था। तो इस वजह से जैसे ही आप ये थर्ड स्टेटमेंट गलत करोगे आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कटना था और आंसर आ जाता। इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ और कॉमन सेंस के साथ ऑप्शंस को अटेम्प्ट किया करो, मॉडर्न हिस्ट्री में खास करके, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में और कोई तरीका है भी नहीं। आप सोचोगे कि ऑनली ढूंढ लूँ, एक्सट्रीम वर्ड ढूंढ लूँ, ऐसा नहीं है। इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए और कॉमन सेंस होना चाहिए, प्लस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वो सोचना मेरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए हुए हैं, राइट, लाइक बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। अब पूछा है कि हु ऑफ द अबव एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। इनमें से गदर पार्टी से एसोसिएट कौन था एक्टिवली? अब आपको सपोज, वैसे तो ये तीनों नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। बरिंद्र कुमार घोष कौन थे, जोगेश चटर्जी कौन थे, रास बिहारी बोस कौन थे, इनका कौन से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए थे तीनों, ये सब आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। फिर भी एग्जाम प्रेशर में सपोज आपको हल्का हल्का ही याद है, कुछ पूरी तरह से नहीं याद है, कौन अनुशीलन समिति से था, कौन आचार्य का फाउंडर था, ये सब नहीं याद है, सपोज भूल गया आप एग्जाम में प्रेशर में, सब दिमाग में हौच पौच हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता है कि गदर पार्टी जो है इंडिया के कहीं बाहर फॉर्म हुई थी, इंडिया के अंदर की पार्टी नहीं थी, इंडिया के बाहर ही कहीं ना कहीं हुई थी, फॉरेन में, ठीक है। और इन तीनों में से जो इंसान फॉरेन में एक्टिविटी कर रहा था वो रास बिहारी बोस ही था, क्योंकि इतना तो सबको पता है कि इंडियन नेशनल आर्मी वगैरह इन्होंने फॉर्म की थी बाहर, सुभाष चंद्र बोस को बुलाया था जापान में, है ना। तो रास बिहारी बोस का आपको पता है जिक्र कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर ही हुआ है, जब भी हुआ है, ठीक से, ठीक है। तो रास बिहारी बोस थोड़ा सा इंडिया के बाहर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, और गदर पार्टी भी थोड़ा इंडिया के बाहर ही फॉर्म हुई थी, राइट। तो रास बिहारी बोस ही एक पर्टिकुलर ऑप्शन है। इन दोनों का नाम आपको हल्का हल्का याद है कि इंडिया के अंदर ही रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इनका नाम आपको देखने को मिला है, कहीं बाहर गदर पार्टी में ऐसा कोई नाम नहीं दिखा, ठीक है। या तो सरदारों का नाम था या फिर रास बिहारी बोस जैसे कुछ बाहर के लीडर्स इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे, राइट। या तो इसमें फिर सिख कम्युनिटी के लोग जैसे लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना, ऐसा नाम आएंगे, राइट। लेकिन रास बिहारी बोस क्योंकि बाहर थे, सोचता है ये इन्वॉल्व रहे हो, तो 1 और 2 तो नहीं होगा, 3 होगा इसमें, और 3 होगा तो 3 ओनली होगा। अब देख लो इनके बारे में, बरिंद्र कुमार घोष कौन थे, जोगेश चंद्र चटर्जी, पहले देख लो जोगेश चटर्जी कौन थे, एचआरए जो था, एचआरए के फाउंडर थे, एचआरए के फाउंडिंग मेंबर थे जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर थे किसके, एचआरए के। और जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें भी इनका हाथ था, उसमें अरेस्ट हुए थे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट हुए थे, कौन, जोगेश चंद्र चटर्जी, राइट। बरिंद्र कुमार घोष कौन थे, बरिंद्र कुमार घोष वो थे जिन्होंने अनुशीलन समिति के मेंबर थे, अनुशीलन समिति पढ़ी है ना, तो अनुशीलन समिति के मेंबर थे बरिंद्र कुमार घोष, राइट, अनुशीलन समिति। और ये जो अलीपुर बॉम्बिंग हुई थी, अलीपुर बॉम्बिंग या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जिसको बोलते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व थे बरिंद्र कुमार घोष, राइट। फिर से अगर क्वेश्चन आ जाए बताना चाहिए। जुगांतर नाम की जर्नल लिखते थे, जुगांतर की जर्नल लिखते थे, ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष। तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अनुशीलन समिति कहाँ पे थी, बंगाल में थी।
राइट। तो ये कुछ चीज़ें आपको इन तीनों के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी राज बिहारी बोस तो पता ही है, इंडियन नेशनल आर्मी का बेस बनाया था इन्होंने जापान में, सुभाष चंद्र बोस को बुलाया था वहाँ पे, ठीक है। तो राज बिहारी बोस का तो काफ़ी ज़्यादा नाम है ही है, तो ये तो आपको पता ही होगा, राइट, मॉडर्न हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ ली है तो। नेक्स्ट देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा से शुरू करते हैं, राइट। 2022 का क्वेश्चन है, सबसे देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के फंक्शन को दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसको डायरकी बोला गया। मतलब प्रोविंसेस में रूल ऑफ टू होगा, रूल ऑफ टू होगा प्रोविंसेस में। किसका इसका रूल होगा? एक तो इलेक्टेड मिनिस्ट्रीज का होगा, ठीक है, और दूसरा होगा गवर्नर का, जो प्रोविंसेस के गवर्नर है उनका। इसी को डायरकी बोला गया, रूल ऑफ टू। प्रोविंसेस के अंदर दो लोगों का रूल चलेगा। इन लोगों को दिए जाएंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, इन लोगों को दिए जाएंगे रिजर्व, गवर्नर के पास रहेंगे कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट गवर्नर के पास रहेंगे वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, और जो मिनिस्टर्स को सब्जेक्ट देंगे वो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, इशूज़ होंगे, ठीक है। अब इसमें यही पूछा है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया गया। इनमें से किनको रिजर्व सब्जेक्ट बोला जाएगा? कौन से ऐसे इशूज़ होंगे जिनको रिजर्व बोला, जिसको गवर्नर अपने पास रिजर्व रखेगा, इनको नहीं देना चाहेगा? ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं? जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नर चाहेगा हमारे पास रहे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं लग रही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नर का नहीं भाई तुम ही लोग संभालो, हमारे पास की नहीं है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो सकता है कि ट्रांसफर्ड को दे दिया, बहुत हाई चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही टू को आप हटाओगे, टू तो रिजर्व नहीं हो सकता, टू तो पक्का ट्रांसफर में ही है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इतना बड़ा मुद्दा गवर्नमेंट के लिए नहीं है कि वो अपने पास रखे, ठीक है। तो टू जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 1, 3 एंड 4 सारे ये रिजर्व सब्जेक्ट ही हैं। लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है गवर्नर के लिए, पुलिस गवर्नर अपने पास ही रखना चाहेगा, सिर्फ टू नहीं चाहेगा, टू को ट्रांसफर में दे देगा, ठीक है। तो सिंपल कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने नहीं पढ़ा हो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 तो कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज Montagu Chelmsford reforms of 1919 recommended granting voting rights to all women above the age of 21. Right? Second statement, the Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in legislature. अब इसमें पहला स्टेटमेंट देखो अगर, तो आपको लगता है कि 1919 में सारी वुमेन को जो 21 साल से मतलब एक तरह सारी वुमेन को वोटिंग राइट दे दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है? सारे मेन को तो मिल नहीं पाया था ठीक से, ठीक है, उनको स्टेटस एजुकेशन के आधार पर दिया जाता, तो सारी वुमेन को कहाँ से मिल जाएगा 1919 में? अबव एज ऑफ 21 सारी वुमेन वोट कर सकती हैं, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो वन तो बिल्कुल देखते ही गलत कर दो, यानी या तो नीदर वन और टू होगा या फिर टू ओनली होगा आंसर। सेकंड स्टेटमेंट देख लो कि गलत लग रहा है सही लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो वुमेन के लिए कुछ सीट रिजर्व कर देना लेजिस्लेचर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो भी 1935 जो कि लगभग लास्ट एक्ट था, ठीक है, रिफॉर्म्स का, ब्रिटिशर्स का। तो हो सकता है दे दी हो, कोई ऐसा एक्सट्रीम तो है नहीं कि भाई नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक दो सीट मान लो दे दी तो क्या कर लोगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट आप प्रोबेबिलिटी बेसिस पे सही कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा के कि ठीक है हो सकता है दिया हो। नीदर वन और टू से तो बेटर ये कि एक तो सही दिखेगा यूपीएससी, राइट। तो नीदर वन और टू ऐसे भी बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में सही करके आना है, बहुत ही कम ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें नीदर वन नॉट टू सही होता है, ठीक है। ऑल्दो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं खेलता हूँ, तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट वैसे जनरली सही है कि रिजर्व सीट हो सकता है दे दी हो, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसके मतलब कि आपको इन दोनों एक्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, 1919 वाले को, 1935 को। कल पॉलिटी के लेक्चर में इनको मैं अच्छे से पढ़ाया हुआ मैराथन में, उसको देख लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया है, एकदम कभी निकलेगा नहीं दिमाग से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट इज Who among the following is associated with Songs from Prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in India, English, ठीक है। मतलब Songs from Prison नाम का एक कुछ सॉन्ग्स लिखे थे इन्होंने जिनका नाम Songs from Prison था, उसका ट्रांसलेशन किया था एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स से इंग्लिश में कर दिया था, ठीक है। मतलब कुछ एंशियंट टेक्स्ट को उठाया और उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, उसका नाम रखा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो मतलब अब ऐसे क्वेश्चन में प्रमोट नहीं करता कि आप कोई भी कॉमन सेंस लगाओ, कि बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन अगर आपको पता है कि महात्मा गांधी का है तो पता है, नहीं पता है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कोशिश करो कि छोड़ दो। फिर भी अगर आपकी बिल्कुल जीने मरने की कस्में खाई हैं एग्जाम में, बिल्कुल एक क्वेश्चन पे आपको लग रहा है भाई पास और फेल का मामला है, तो दिमाग लगा सकते हैं हल्का सा कि सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन मतलब कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो जेल में बैठ के लिखे गए हैं।
इनमें से सबसे ज़्यादा बार जेल जाते हुए किसे देखा है आपने? गांधी जी को ही देखा है, बार बार आंदोलन करते थे, बार बार जेल जाते थे। जवाहरलाल नेहरू को शायद एक बार ही सुना होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में हो गया होगा जेल, ठीक है। सरोजिनी नायडू वगैरह भी क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। बाल गंगाधर तिलक को स्वदेशी के बाद एक बार भेजा गया था, मांडले भेज दिया गया था। तो जेल में बैठ के इतना फ्री टाइम गांधी जी के पास होता था, बार बार जेल जाते थे, अक्सर हर मूवमेंट के बाद जेल जाते थे थोड़े दिनों के लिए। तो उन्होंने ही शायद लिखा हो, ये दिमाग लगा सकते हो। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन और रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह पढ़ते रहते, तो ये जो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन था ना, ये भगवत गीता से इंस्पायर था। भगवत गीता के ही कुछ श्लोक वगैरह को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में। तो मोहनदास करमचंद गांधी इसका आंसर होगा। दिमाग लगाना है तो लगा लेना, अदरवाइज आई डोंट इनकरेज ऐसे कॉमन सेंस लगाना जिसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स दिया है, कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, वहाँ पे दिमाग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये प्रिजन वर्ड से आप थोड़ा डिकोड कर सकते हो कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रिजन में जानने का कहाँ पढ़ा है आपने? मोहनदास करमचंद गांधी का ही पढ़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ तरह से इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट गांधी इरविन पैक्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं गांधी इरविन पैक्ट को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले चारों स्टेटमेंट को एक बार पढ़ो, कौन सा आपको 100% श्योर लग रहा है। इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पॉसिबल है। इनफैक्ट बहुत लोगों को पता ही है कि ऐसा तो हुआ ही था, इसीलिए हुई थी मनाने के लिए कि आप लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए, ठीक है। सेकंड, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो भी ऑर्डिनेंस लाए गए हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेके उसको विड्रॉ कर लो, हो सकता है। थर्ड इज एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। ये अभी होल्ड पे डाल दो, बताता हूँ, ठीक है। फोर्थ देख लो, पहले पढ़ लिया करो चारों, फिर डिसीजन लिया करो, नहीं पहले से डिसीजन लेना शुरू कर दिया। फोर्थ इज रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस। अब ये आपने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है भगत सिंह वाली। तो ये तो आपको पता है गांधी जी ने बोला था जो लोग वायलेंस इन्होंने नहीं किया है उन प्रिजनर्स को तो छोड़ दो, जिन्होंने वायलेंस किया उनको नहीं छोड़ रहे हो एटलीस्ट, तो जिन्होंने वायलेंस किया उनको तो छोड़ दो। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये ब्रिटिशर्स ने यही ऑफर दिया था कि ठीक है हम भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे लेकिन उन लोगों को छोड़ देंगे जिन्होंने वायलेंस, जिन पे वायलेंस का चार्ज नहीं उन लोगों को छोड़ देंगे, ओनली दोज प्रिजनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ओनली देख के जो लोग गलत कर देंगे ना उनका आंसर भी गलत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इरविन ने बोला कि हम सिर्फ उन्हीं प्रिजनर से छोड़ेंगे जो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, ये सबको पता है। ये भगत सिंह वाली डिबेट से ही आपको पता होगा, राइट। तो फोर्थ तो सही है, और जैसे ही आपको पता चलता है फोर्थ सही है तो आपके ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, ए और सी की प्रोबेबिलिटी खत्म, ठीक है। और अगर फोर्थ सही है तो मतलब सेकंड भी सही है, मतलब ये जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट वाले थोड़ा सा डाउट था ना, ये भी सही होगा क्योंकि फोर्थ अगर सही है तो सेकंड भी सही है। अब हमें सिर्फ 1 और 3 देखना है, ठीक है। 1 अगर सही हुआ तो ये आंसर होगा और 3 अगर सही हुआ ज़्यादा तो ये आंसर होगा, ठीक है। अब फर्स्ट और 3 में देखना है कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। फर्स्ट तो एक जनरल स्टेटमेंट है, इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब ब्रिटिशर्स ने ऑफर दिया कांग्रेस को कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए। और थर्ड ये कह रहा है कि गांधी का सजेशन ब्रिटिशर्स ने मान लिया कि हम इंक्वायरी बैठाएंगे पुलिस एक्सेसेस के पीछे, मतलब जो पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए हैं तो ब्रिटिशर्स अपने ही खिलाफ इंक्वायरी बिठाने को मान गए हैं। ऐसा ब्रिटिशर्स क्यों करेंगे? गांधी का ये सजेशन क्यों मानेंगे कि हम अपने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे जिसने आप पे लाठी डंडे बरसाए हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है यहीं पे, और जैसे ही ये गलत हुआ तो आपको पता है आपका आंसर आ गया 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह कॉमन सेंस लगा के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर गलत करोगे ना तो बहुत पिटाई करूँगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना और अच्छे से सही करके आना, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इतने आराम से एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं 2019 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, देखो देखने में टफ लगेगा बट है बहुत ईजी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताओ सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट है महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। अब आपने ये पढ़ा ही है कि ये सही है, अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। नहीं भी पता है तो छोड़ो, अभी इसको भूल जाओ, नहीं पता है तो छोड़ दो, ठीक है। सेकेंड देखो, लॉर्ड कैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस हुई, कोई ऐसी वॉर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट ही नहीं किया एक रिजोल्यूशन को जो बात कर रहा था इंडियंस को रिक्रूट करने में फॉर वर्ल्ड वॉर। महात्मा गांधी का हमें सबको पता है कि ये सपोर्ट करते थे कि इंडियंस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का हेल्प करें, ठीक है। लॉर्ड कैम्सफोर्ड की बात हो रही है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही होगी, क्योंकि मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड कब आया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात आया था ना, तो उस टाइम लॉर्ड कैम्सफोर्ड रहे होंगे। तो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर, उन्होंने सपोर्ट किया था। वो कहते थे ना हमें किसी की मुसीबत के वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब अपना मतलब नहीं निकाल, अपनी उंगली टेढ़ी, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपना सा मतलब नहीं साधना चाहिए, ठीक है, कि कोई मुसीबत में है तो उन्होंने सपोर्ट किया था कि हाँ ठीक है इंडियंस को रिक्रूट करना सही था बट हमें भी हमारी बात मानी है।
तो ये जो बात लिखी है कि डिड नॉट सपोर्ट रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार, ये गलत है। और जैसे ही आपको अगर बेसिक चीज़ पता है कि महात्मा गांधी ने वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन के पार्टिसिपेशन को सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था ठीक है हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप हमें आज़ादी देना, हमारी हेल्प करना, ठीक है, बदले में हमें कुछ राइट्स देना। तो महात्मा गांधी हमेशा ऐसे पैसिफाइंग रोल उनका रहता था। तो इस वजह से अगर सेकंड स्टेटमेंट आपको पता लग गया कि गलत लिखा हुआ है, इन्होंने कहा महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट, सेकंड गलत होते ही आपका आंसर आ गया। फर्स्ट और थर्ड पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्वदेशी मूवमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपकी स्पेक्ट्रम के 2 लाइनें लिखी हुई हैं सिंपल सी, कि आपका रिवाइवल हुआ, इसमें स्वदेशी मूवमेंट था, तो इंडिजिनस आर्टिसंस क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ का रिवाइवल होगा ही होगा। बहुत से इंडस्ट्रीज़ लोगों ने खोली इंडिजिनस, बहुत से आर्टिसंस और क्राफ्ट ने अपने प्रदर्शन किया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन खोला गया था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ज़्यादा सही हैं, बोथ 1 और 2। अगर आपने किसी ने बेसिक स्टडी करी है, कुछ ऐसा नहीं है जो गलत कह सकते हो इसमें, ठीक है। दोनों ही 100% सही हैं और ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पार्टी और उसके लीडर दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आपको आता है, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट्स है, आता है तो बहुत इजी है, क्योंकि भारतीय जनसंघ किसको नहीं पता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, ठीक है। अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ा है अच्छे से, इसलिए पढ़ लेना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी, ठीक है। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, और कौन था इनके साथ, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। कब, 1948 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गया दोनों, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी सी राजागोपालचारी, स्वतंत्र पार्टी किसकी थी, सी राजागोपालचारी। कब बनाई गई थी, 1959 में, राइट। नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल बनाई गई थी। तो और इन लोगों ने 1967 का जो लोकसभा इलेक्शन था ना, उसमें मेन अपोजिशन की भूमिका निभाई थी, अपोजिशन में थे ये लोग, स्वतंत्र पार्टी के लोग। तो स्वतंत्र पार्टी जो है बहुत ज़्यादा ज़मींदारों को सपोर्ट करती थी। तो ये तीनों तो पता होनी ही चाहिए, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट, स्वतंत्र। अगर ये तीनों पता होता तो आपको ये तो समझ आ जाता कि एक तो सही है, पहला सही है, और ये 2 और 4 गलत है। पहला सही है मतलब 2 और 4 गलत, मतलब ये भी गलत होगा। तो आंसर या तो ओनली 1 होगा या ओनली 2 होगा। अब अगर आपको पता हो तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है वो जगजीवन राम ने ही बनाई थी, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें कुछ ट्रिक नहीं लगती, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो फैक्ट होते हैं। आपको नहीं आता आप छोड़ दो, आता है तो कर लो, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दिए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो जगजीवन राम इसके थे। इसके साथ साथ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में और कौन कौन लोग थे, HN बहुगुणा थे, HN बहुगुणा, ठीक है। नंदिनी सतपथी, नंदिनी सतपथी। और कब बनाई गई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, 1977 में, ठीक है। इमरजेंसी के रिस्पॉन्स से बनाई गई थी ये। तो इस बार क्वेश्चन आ भी सकता है, रिपीट हो सकता है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इमरजेंसी जो लगी थी 1975 से 1977 तक, उसके रिस्पॉन्स में बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। बाद में ये जनता पार्टी से मर्ज हो गई थी 1977 में, जनता पार्टी से मर्ज हो गई थी इलेक्शंस के जस्ट पहले, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। भारतीय जनसंघ पता है ये बाद में बीजेपी ने मर्ज हो गया था, ठीक है, 1977 में ये भी। तो ये चीज़ें याद रखा करो आप इसके बारे में। स्वतंत्र पार्टी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फैक्ट वाले में कोई कॉमन सेंस नहीं लगेगा, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं। जहाँ स्टेटमेंट लिखे हैं वहाँ पे आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश किया करो एटलीस्ट, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात की गई है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अब ये तो बहुत फेमस है, जिसने अच्छे से पढ़ा उसको पता है। यस, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात तो की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, और प्रिंसली स्टेट्स को भी इसमें जोड़ा जाने की बात कही थी, बट प्रिंसली स्टेट्स का ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं था। इस वजह से दिस फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया फेडरेशन, ठीक है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं था। इट वॉज नॉट कंपलसरी फॉर प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन। बट स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि उसने प्रोवाइड तो किया था एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों जिसमें फेडरेशन का हिस्सा होंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे अंडर फेडरल लेजिस्लेचर। मतलब पार्लियामेंट के हाथ में दे देंगे क्या, वाइसरॉय अपने हाथ में रखेगा ना, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, सेंट्रल लेवल पे शिफ्ट हो गए थे डायर की, ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो क्या था, पार्लियामेंट के थे, और रिजर्व सब्जेक्ट थे वाइसरॉय के पास। तो वाइसरॉय और डिफेंस को और फॉरेन अफेयर्स को तो अपने पास रखेगा ना, लेजिस्लेचर को क्यों देगा, ठीक है।
क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वायसरॉय के पास थे। तो ये स्टेटमेंट कॉमन सेंस से देख लोगे गलत हो गया, तो ओनली वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दोनों तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 3 सेकेंड्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन को कर दिया करो। कॉलोनियल इंडिया में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, इन तीनों को जो रेड फोर्ट पे ट्रायल हुआ था, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे। ये भी बताना थोड़ी पड़ेगा, तो बहुत ईजी है, ठीक है। इनके ट्रायल की वजह से ही तो पूरे देश में क्रांति आ गई थी उस वक्त, ठीक है। इनका केस किसने लड़ा था? तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक है, याद रखना ये सब फैक्ट्स इनके बारे में। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं। अगले पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल लेटर नोन एज ब्राउन एज बेथुन फीमेल स्कूल? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फीमेल को रिलेटेड कहीं भी नाम आए तो 2-3 नाम ही आते हैं, ठीक है। या तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आएगा, या ज्योतिबा फुले का आएगा, या इनकी वाइफ का आएगा। तो ऑब्वियसली ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आएगा, फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये भी आपने एक बार भी पढ़ा है पॉलिटी तो अच्छे से तो पता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिक की क्या ही बात है। बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो टफ क्वेश्चंस के बीच में ना ऐसे इजी से क्वेश्चन छुपे रहते हैं, इनको ढूंढा करो। अब 2024 का क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में क्रिस मिशन से लेके क्वेश्चन आया था, इसको देखते हैं। क्रिस रिलेटेड यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्रिस मिशन से रिलेटेड। इस पर देख लो, पहचानो कैसे गलत और सही का पहचान करोगे। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय, इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। तो क्या ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मतलब क्या हो जिसमें नॉमिनेट कर रही है प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स को और प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करके भेज रहे हैं मेंबर को? तो ये तो उनको पता ही कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उन्होंने सिंपल सेफ खेला था, इतना बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी आपके फ्यूचर में, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाएगी, इतना बोला था। ये नहीं कि आपके मेंबर भी नॉमिनेटेड होंगे, ऐसा रिस्क क्यों लेते वो लोग, उनको तो मनाना था ना इंडियंस को। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, नॉमिनेटेड होंगे प्रोविंशियल असेंबलीज़ के द्वारा आपके मेंबर्स, ये सब चीज़ें नहीं लिखी थी, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड था कि एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। ये बात तो कही गई थी, ठीक है। पहली बात तो कही गई थी, कोई भी इंडियन प्रोविंसेस हो या कोई भी प्रिंसली स्टेट्स हो, उनको डिसाइड करना है वेदर दे वांट टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट, या तो उनको ज्वाइन करना है या नहीं, वो फ्री है, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी स्टेट या प्रोविंस है जो नहीं ज्वाइन करना चाहता यूनियन को, वो अपना सेपरेट यूनियन बना सकता है, हमसे बात करेगा, हम उसको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। और क्या क्या चीज़ें थी क्रिप्स मिशन में? डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी आफ्टर द वॉर, डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर, ये भी बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में, राइट। और क्या बोला गया था? बस इतनी सी बातें थी। और ब्रिटिश वॉर वगैरह में जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, ये भी एक बात बोली गई थी। तो इसमें सिर्फ सेकंड वाला सही है, फर्स्ट गलत है, ठीक है। अब क्रिस मिशन से क्वेश्चन गलत कर दोगे बिल्कुल सिंपल सा, तो कैसे चलेगा, राइट। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि नॉमिनेटेड बाई प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स, ये मैंने नहीं पढ़ा है बुक। मैंने इतना पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की थी क्रिस मिशन ने कि एक बनाई जाएगी। तो ये गलत करना, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए देता है, डराने के लिए देता है स्टेटमेंट ऐसे वाले। और ये तो आपने पढ़ाई है क्रिस मिशन में, तो क्रिस मिशन से इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, 2 नंबर फ्री के थे ये। और ये वाले फिर से आ गए फैक्ट्स वाले, तो इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ठीक है। केसी नियोगी, मेंबर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पीसी जोशी, जनरल सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये तीनों इतने ईजी हैं और तीनों ही सही हैं, ठीक है। एक बार भी पढ़ा होगा मॉडर्न शिफ्ट, तीनों याद होंगे आपको। तो बस ये तीनों सही हैं। जिन क्वेश्चन में लॉजिक और कॉमन सेंस लग सकता है वहाँ मैंने लगाया, और इन लॉजिक्स और इन कॉमन सेंस के थ्रू ही आपको जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है और आपको लग रहा है ये तो टफ है, नहीं आ रहा है, उसमें एक बार मेरा ये अप्रोच फॉलो करके देखना। इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। और जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे, आई विल शो यू कैसे मेरे अप्रोच से क्वेश्चन सही हो सकते थे, राइट। तो बिल्कुल ट्रस्ट द प्रोसेस। लास्ट मोमेंट पे कोई नई नई ट्रिक्स की वीडियोज़ और हैक्स की वीडियोज़ मत देखो। जो अप्रोच मैंने बताया है, अपनी बेसिक नॉलेज पे भरोसा रखो। जो स्टेटमेंट लगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत ही होगा, ठीक है। उस पर बिल्कुल भरोसा रखो अपने आप पे, और बहुत अच्छा करके आओगे आप लोग, ठीक है। 2 वर्ड आपको कमेंट में लिखने हैं, कॉन्फिडेंस प्लस कॉमन सेंस इक्वल्स टू विक्ट्री। और कई बार ऐसे ही लिखने से चीज़ें सच हो जाती हैं, राइट। सो टेक केयर, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, थैंक यू।